मुस्तकबिल की पेशगोई करना अहले दानिश और अहले इल्म की रिवायत है। अहले दानिश की नज़र एक सदी से ज़्यादा आगे नहीं देख सकती, लेकिन अहले इल्म पर वक्त की कोई कैद नहीं और अल्लाह जिन्हें देखने की सलाहियत अता करे उनकी निगाहें अहले नजूम की तरह हाल देखने की मोहताज नहीं होती। आज की इस वीडियो में पाक भारत जंग के बारे में 850 साल पहले जो हजरत नेमतुल्लाह वली की पेशगोइयाँ सामने आई थी उनके बारे में आपको आगाह किया जाएगा और साथ ही साथ ये तज़किया भी पेश किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान और इंडिया आपस में जंग के मुतहम्मिल हैं और अगर हों भी तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। हजरत नेमतुल्लाह शाह का ताल्लुक ईरान से था और आज से 850 साल पहले उन्होंने अपने फारसी अशार में दुनिया के मुतालिक बहुत सी पेशगोइयाँ की और उनकी पेशगोइयों की सच्चाइयों ने दौर हाजिर में अहले दानिश को वर्ता हैरत में डाल रखा है। नेमतुल्लाह शाह साहब के अशार जिनमें उन्होंने आने वाले वक्त के मुतालिक बताया है कि उनकी तादाद 2000 से ज्यादा है। इस आर्टिकल में हम नेमतुल्लाह शाह साहब के उन अशार को शामिल कर रहे हैं। आज का जो वीडियो आर्टिकल पेश किया जा रहा है जिनमें उन्होंने हिंदुस्तान पाक व हिंद के मुतालिक पेशगोइयाँ की, जिनमें से बहुत सी माजी में पूरी हो गई और बाकी मुस्तकबिल में पूरी होती दिखाई दे रही हैं। फरमाया कि मैं सच बताता हूँ, दुनिया में एक बादशाह पैदा होगा जिसका नाम तैमूर शाह होगा और वो साहिब कुरान होगा। तारीख जानती है कि नेमतुल्लाह शाह ने ये पेशगोई 850 साल पहले की और फिर अहले दानिश ने देखा कि 1398 में यानी पेशगोई के 228 साल बाद तैमूर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला किया और मोहम्मद तुगलक को शिकस्त दी और अपनी बादशाहत कायम की। उसके बाद कहा कि उसके बाद काबुल का बादशाह बाबर दिल्ली में हिंदुस्तान का वाली और बादशाह बनेगा। अहले दानिश वर्ता हैरत में है कि नेमत शाह साहब बाबर के हिंदुस्तान पर हमले के 350 साल पहले उसे उसके नाम से जानते थे। फिर परवरदिगार जुल जलाल की तरफ से बादशाही हुमायूं को मिलेगी और फिर अफगानिस्तान से शेर खान जाहिर होगा। ये पेशगोई भी मिनवान पूरी हो गई और दुनिया ने देखा कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। फिर कहा कि मुल्क पंजाब के दरमियान में उसे शोहरत मिलेगी और सिखों की कौम उसकी मुरीद हो जाएगी। ये पेशगोई 1441 में पूरी हुई और बाबा गुरु नानक पैदा हुए जो सिखों के पहले गुरु हैं, जिनका इंतकाल 1538 में हुआ। सिख कौम मुसलमान कौम पर जुल्म सितम करेगी और ये सिलसिला 40 साल तक जारी रहेगा। उसके बाद ईसाई मुल्क हिंदुस्तान पर कब्जा करेंगे और ये कब्जा 100 साल तक जारी रहेगा। हिंदुस्तान में गोरों की हुकूमत में लॉर्ड कर्जन जो हिंदुस्तान के वायसराय थे, उन्होंने नेमत शाह साहब की ये पेशगोई हिंद में बयान करना ये कहकर ममनू करार दिया था कि ये कैसे हो सकता है कि बरतानिया हिंदुस्तान पर सिर्फ 7 साल हुकूमत करे, फिर अंग्रेज हिंदुस्तान को खुद ही छोड़कर चले जाएंगे, मगर अपनी चालाकी और मकर से लोगों के दरमियान एक जानलेवा झगड़ा छोड़ जाएंगे। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अहले दानिश का कहना है कि ये झगड़ा कश्मीर की वजह से है। फिर कहा कि हिंदुस्तान जब 2 टुकड़े होगा तो इंसानों को बेतरीक कत्ल किया जाएगा और फितना और फसाद की कोई इंतहा नहीं होगी। बरसगीर पाक हिंद के क़याम पर 1.5 से 2 मिलियन से ज़ायद लोगों को कत्ल किया गया और कई मिलियन लोग अपने घरों को छोड़कर हिजरत करने पर मजबूर हुए। पाकिस्तान बनने के बाद की चंद एक अहम पेशगोइयों का जिक्र किया जाए तो कहा, तर्जुमा जिसका ये है, नारा इस्लाम बुलंद बस्त बसे अद्वार चिरग। नारा इस्लाम 23 साल तक सर बुलंद रहेगा और फिर दूसरी मर्तबा उन पर कहर नाजिल होगा। 1947 से 1971 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही मुल्क थे और फिर 1971 में मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। हाल के मुतालिक चंद अहम पेशगोइयाँ करते हुए कहा कि काजी जहालत की मसनत पर देखेगा और बड़े बड़े इल्म वाले लोग बहानों से लोगों से रिश्वत लेंगे। फिर कहा कि जज को अगर चंद सिक्के चांदी मुट्ठी में रिश्वत देगा तो काजी शिकारी कुत्ते की तरह बहाने करेगा। पाकिस्तान के मौजूदा अदालती निज़ाम को देखें तो ये पेशगोई बिल्कुल सच है, जिसे पता नहीं नेमत शाह साहब ने 850 साल पहले कैसे महसूस किया। फिर कहा कि ऐसे वक्त में तो किसी को अहले हक न देखेगा और लोग चोरों और डाकुओं के सर पर दस्तार रखेंगे। पाकिस्तानी सियासतदान जिन्होंने इस मुल्क को लूट खाया, हम देखते हैं कि लोग उनके सरों पर दस्तार सजाते हुए नजर आते हैं। फिर कहा कि मुसलमान नमाज से गाफिल हो जाएंगे और शहवत के कैदी बन जाएंगे और दुनिया में ऐसा ही होगा। रोज़ा नमाज और अहकाम एकदम गायब हो जाएंगे और मनाजात की महफिलों में रियाकाराना और जिक्र अज़कार रियाकाराना तरीके से होगा। फिर कहा कि उसके बाद हिंदुस्तान में एक शोरश ज़ाहिर होगी और मुशरिकाना सरजमीन पर फितना और फसाद बर्पा हो जाएगा
फिर कहा, इस खलफशार के वक्त पर बुत परस्त कलमा गो मुसलमानों पर अपने हिंदवाना कहरो गजब के जरिए जावर होंगे। ये दो अशार अगर हाल के आईने में देखे जाएं तो पुलवामा की दहशतगर्दी और हिंदुस्तान का जाविराना रवैया ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये अशार नेमतुल्लाह शाह साहब ने इसी वक्त के लिए किए हैं, और अगर ऐसा ही है तो फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमले से बाज नहीं रहेगा। फिर कहा कि मदद के लिए शिमाल व मशरिक से गायबाना मदद आएगी, जंगी हथियारों से लैस माहिर जंगी हिकमत अमली लश्कर आएगा, जिससे मुसलमानों को जबरदस्त कुव्वत मिलेगी। अरब, तुर्क, ईरान और मशरिक वस्ता वाले इमदाद के जज्बे से दीवाना वार आएंगे, पहाड़ों बयाबानों की तरफ से आराब आएंगे और आग का सैलाब हर तरफ रवा दवा होगा। चित्राल, नागा पर्वत, चीन और गिलगित साथ मिलेंगे लड़ने के लिए और तिब्बत का इलाका मैदान जंग बनेगा। तुर्की, चीन और ईरान इकट्ठे हो जाएंगे और हिंदुस्तान को गाजियाना तौर पर फतह कर लेंगे। ये चींटियों और मकड़ियों की तरह रातों रात में गलबा हासिल कर लेंगे और मैं कसम खाता हूँ कि मुसलमान कौम फातेह होगी। फरीज़ा हज के बाद और नमाज ईद से पहले हाथ से निकलते हुए इलाकों को वापस हासिल कर लिया जाएगा जो गासिबाना कब्जे की जद में आए थे, और दरियाए अटक का पानी 3 बार काफिरों के खून से भरकर जारी होगा। शहर लाहौर, पंजाब, कश्मीर, दरियाए गंगा और जमुना का इलाका और बजनौर शहर पर मुसलमान गालिबाना कब्जा करेंगे, और दरियाए अटक का 3 बार दुश्मन के खून से भरकर जारी होना और इन इलाकों पर मुसलमानों का कब्जा होने की पेशगोई से मुसलमानों की फतह की तरफ निशानदही की गई है। ये लड़ाई 6 माह तक जारी रहेगी और मुसलमान अल्लाह के फजल से फतह से हमकिनार होंगे। हजरत की आग के सैलाब की पेशगोई से लगता है कि हिंदुस्तान एटमी जंग छिड़ेगी और इस शहर में मुसलमानों की फतह की नवीद है। अल्लाह पाक पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को भारत के शर से महफूज रखे। दूसरी जानिब अगर इस जंग का जिक्र किया जाए तो आज की तारीख में भी जनूबी एशिया दुनिया भर का सबसे गैर यकीनी और बहरान का शिकार खित्ता करार दिया जाता है। हुजूर शाह तिरमिज़ी लिखते हैं कि सन 1980 से इंडिया और पाकिस्तान के माबैन कश्मीर के मसले को लेकर बहुत दफ़ा दुनिया ने मुमकिन जंग के नकारे बजते देखे हैं। आज एक दफ़ा फिर इंडिया और पाकिस्तान सियासी बहरानों और फौजी बहरानों के स्टेज तक पहुंचे हैं कि अगर इसे हल न किया गया तो महदूद पैमाने की एक जंग छिड़ सकती है। इस वक्त भी इंडिया दिफाई साजो सामान की खरीदारी पर सालाना 60 अरब डॉलर्स खर्च कर रहा है, जबकि पाकिस्तान इसके मुकाबले में असलहे की खरीदारी पर तकरीबन 8 अरब डॉलर्स खर्च करता है। ये इतनी बड़ी खरीदारी है कि अगर एक साल दोनों ममालिक की खरीदारी न करें तो इंडिया हर कश्मीरी को 32 लाख रुपए जबकि पाकिस्तान 8 लाख रुपए का तोहफा दे सकता है। खैर, इंडिया और पाकिस्तान की अफवाज और उनके हुक्मरानों को ये बात समझाना तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए हम इन अवामिल का जायजा लेने की कोशिश करते हैं कि जिनसे ये साबित किया जा सके कि इंडिया और पाकिस्तान में जंग क्यों नहीं हो सकती। जंग बर्पा करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि जंग की सूरत में इस खत्ते में फैसला साज ताकतें और इर्द गिर्द के ममालिक के हवाले से किस मुल्क की मदद करेंगे। ये कहना बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग में सुपर पावर अमेरिका इंडिया का साथ देगा या पाकिस्तान की हिमायत करेगा। अफगानिस्तान में 18 साल से फंसी अपनी फौजों को बाहर निकलवाने के लिए अमेरिका को तालिबान से मुज़ाकरात करने और उन्हें कामयाब करवाने के लिए पाकिस्तान की अशदतरीन ज़रूरत है, तो इंडिया की 1 अरब 30 करोड़ आबादी वाली मार्केट को नज़रअंदाज करना भी अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं होगा। इसके अलावा चीन पर नज़र रखने के लिए अमेरिका को इंडिया की नाराज़गी मोल लेना या अमेरिकी इंतखाबात में इंडियन लॉबी की मदद से सदारती इंतखाबात में मदद ऐसे अवामिल हैं जिनके लिए अमेरिका कभी भी इंडिया को अपने मुखालिफ नहीं खड़ा कर सकेगा। पाकिस्तान ने हाल ही में बरासत सऊदी अरब जो इशारे अमेरिका भेजे हैं उनमें मशरक़े वस्ता की जो साथ ही सियासत है उसमें अमेरिकी मफादात के साथ दोस्ताना सलूक शामिल है। लिहाजा अब अमेरिका के लिए पाकिस्तान को नाराज़ करना भी मुमकिन नहीं है। इंडिया की हिमायत में इस खित्ते से जो ममालिक असरअंदाज हो सकते हैं वो बांग्लादेश और अफगानिस्तान ही हैं। बांग्लादेश दूर होने की वजह से इंडिया की मदद नहीं कर सकता और अफगानिस्तान के अपने हालात इस तरह के नहीं हैं कि वो पाकिस्तान पर किसी तरह का दबाव डाल सके। ईरान कभी भी इंडिया पाकिस्तान तनाज़े में इस्लामाबाद के लिए खतरा नहीं बनेगा, बल्कि सन 1971 की जंग के दौरान तो पाकिस्तानी तैयारे ईरान से उड़ान भरकर इंडिया पर हमला करते थे और उन्हें ईरान से मुफ्त तेल करने की सहूलत हासिल रही थी। आजकल ईरान और इंडिया के माबैन बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर इसके बावजूद ईरान ने मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करने का मुतालबा करके पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिदायत की है। इसी तरह बचता सिर्फ चीन है जिसके साथ पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा से मिसाली रही है। सन 1971 की जंग के दौरान चीन ने एक मौके पर अपनी फौजें तिब्बत में इंडियन बॉर्डर पर यह कहकर लगा दी थी कि इंडियन फौजें जानबूझकर इंडियन मवेशी चारा चरने के लिए चीनी इलाकों में भेज देते हैं।
चीन की इस हरकत की वजह से और बाद में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर की मुदाखलत की वजह से इंडियन फौज मगरबी पाकिस्तान की तरफ हमला करने की जरूरत न कर सकी और आज भी चीन और पाकिस्तान की इंडिया के हवाले से एक ही पॉलिसी है और इंडिया पाकिस्तानी जंग की सूरत में चीन की सारी हमदर्दियां पाकिस्तान के लिए ही होंगी। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में पहले पाकिस्तान और फिर इंडिया का दौरा किया है। सऊदी क़यादत की तरफ से पहले पाकिस्तान का दौरा करने से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि सऊदी अरब की पहली तरजीह पाकिस्तान है। इसी तरह इंडिया के बाद भी सऊदी अरब से गहरे ताल्लुकात हैं और इंडिया का 25% पेट्रोलियम यानी हर रोज 7,50,000 बैरल सऊदीया से ही आता है। हालिया वर्षों में सऊदी अरब ने इंडिया में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी अंदाजन $100 अरब शुरू की है। सऊदी अरब में 27 लाख से ज्यादा इंडियन शहरी काम कर रहे हैं। वहाँ से ये कारकुन हर बरस $36 अरब इंडिया भेजते हैं और इंडिया को मिलने वाला तेल खुले समंदर के जिस इलाके से गुजर कर इंडिया पहुँचता है वहाँ से पाकिस्तान की समुद्री हदूद कुछ ज्यादा नहीं है। इसलिए जंग की सूरत में तेल की रसाई मुतासिर होगी। ये कोई भी शख्स मुतहम्मिल नहीं हो सकता।